अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं कहानी सेंटर प्लस। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प और पुरस्कार कहानी लेकर आई हूँ, जो शायद आपकी रातों की नींद जगा दे और आप बेसुकून हो जाए, ये सोचने पर भी मजबूर हो जाए कि क्या कोई ऐसी दुनिया भी है जो आपकी आंखों से ओझल है। तो कहानी शुरू करने से पहले अपने गिर्द हिसार बांध दे और कुछ कुरानी आयात का व्यर्थ भी कर दे, ताकि आप महफूज रह सके। तो चलते हैं कहानी की जाने। चुटकी यार, मेरा दिमाग न खा। मैं तुझे 1000 बार कहा है ना कि अफ्तारी के बाद ला दूंगा तेरा वो अनोखा मेकअप का सामान। मैंने अपना मोबाइल फोन कंधे और कान के बीच दबाकर अपने दाएं हाथ से रिक्शे का साइड शीशा साफ करते कदरे ऊंची आवाज में कहा। मेरी बहन की फरमाइशी और इसके टिकटॉक के चौंचले कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। भाई, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। जल्दी आना, मुझे वीडियो बनानी है और मेरे फॉलोअर्स इंतजार कर रहे हैं। आपको तो बस अपनी इस हैरानी की पड़ी रहती है। दूसरी तरफ से चुटकी की रोहानसी और इंतहाई चिड़चिड़ी आवाज आई, तो मेरे होंठों पर भी इख्तियार से मुस्कुराहट आ गई। अब्बा के जाने के बाद वो लड़की ही तो मेरी कुल कायनात थी। मैंने फोन पर ही उसे प्यार से डांटा। अच्छा बाबा, आ जाऊंगा तेरा सारा सामान लेकर। चल फोन रख, अब अजान होने वाली है, मेरा गला सूख कर कांटा हो रहा है। मैंने फोन काट कर अपनी जेब में डाला और पीछे हटकर अपनी रानी को एक भरपूर और फखरिया नजर से देखा। रानी यानी मेरा रिक्शा। लोग जब मुझे देखते हैं तो अजीब नजरों से घूरते हैं और उनके चेहरों पर साफ लिखा होता है कि 24-25 साल का हट्टा कट्टा और पढ़ा लिखा लड़का ये 3 पहियों वाला झिंझना क्यों चलाता है। उन बेचारों को आखिर क्या मालूम कि किसी सेठ की नौकरी करने, सुबह से शाम तक फाइलों में सर खपाने और रोजाना की झिक झिक बर्दाश्त करने से लाख दर्जे बेहतर है कि इंसान अपनी मर्जी का मालिक हो। ये रिक्शा कोई आम सवारी थोड़ी है भाई। इसे मैंने किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजा कर रखा है। इसके अंदर मैंने वो सोफे वाले गद्दे लगवाए हैं कि अगर कोई सवारी पर बैठे तो इसे मखमल की बिस्तर का गुमान हो। और साउंड सिस्टम ऐसा कड़ाकेदार लगवाया कि जब मैं हल्की सी आवाज में भी गाने लगता हूँ तो अगली गली तक धमक तक महसूस होती है। अब्बा और अम्मा के एक्सीडेंट में अचानक इंतकाल के बाद मैंने ही चुटकी को पाला है और इसकी हर छोटी बड़ी फरमाइश पूरी की है। बस उसी पागल लड़की की खुशियों के लिए मैं दिन रात सड़कों की खाक छानता। पर सच्ची बात यह कि मुझे अपने इस काम से, अपनी इस रानी से बेपनाह इश्क है। रमजान की वो शाम भी अपने अंदर एक अलग ही सुकून और खामोशी लिए हुए थी। शहर की घुटन और ट्रैफिक के शोर से दूर मैं हाईवे के किनारे एक सुनसान और खुली जगह पर अपनी रानी को खड़ा करके इफ्तारी का इंतजार कर रहा था। सूरज गुरूब होने के करीब था और आसमान पर माल्टी और सुरमई रंग के बादल एक अजीब सा खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। शाम की ठंडी हवा में मिट्टी की हल्की हल्की महक रची हुई थी, जो दिन भर की गर्मी और थकावट को कम कर रही थी। मैंने रिक्शे के पिछले हिस्से से पुराना अखबार निकाला और से बड़े एहतियात से बोनेट पर बिछाकर अपनी इफ्तारी का सामान सजाने लगा। एक खाकी लिफाफे में गर्मा गर्म पकौड़े थे, 2 समोसे और मेरे खास थर्मस वाली कड़कदार चाय। सारा दिन रोजे की हालत में रिक्शा चलाने के बाद भूख और प्यास अरूज पर थे और इन पकौड़ों की मसालेदार खुशबू सीधी मेरे दिमाग की रगों को छेड़ रही थी। मैंने बेताबी सी घड़ी देखी, जहन में बस 2 से 3 मिनट ही बाकी थे। मैंने जल्दी से थर्मस खोल कर ढक्कन वाले कप में चाय अंडेली और उसमें से उठती हुई भाप को देखकर मेरे मुंह में पानी भरा है। अभी मैंने एक खजूर हाथ में पकड़ी थी और कानों में अजान की आवाज गूंजने का इंतजार कर रहा था कि अचानक ऊपर आसमान पर एक ऐसा जोरदार और कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ कि मेरे हाथ से चाय का कप छूट गया और गर्म चाय सीधी मेरी पैंट पर गिरी। जमीन एक लम्हे को यूं कांपी जैसे कोई जलजला आ गया हो। मैं बौखलाकर पीछे हटा और मेरा सर रिक्शे के पिछले डंडे से टकराया। ऐसे लगा जैसे कोई छोटा प्यारा या कोई बाहरी पत्थर सीधा आसमान से जमीन पर आ गिरा। धूल मिट्टी का एक तूफान उड़ा और करीबी घनी झाड़ियों में से काला और बदबूदार धुआं उठने लगा। मैंने जल्दी से अपने कपड़े झाड़े और दिल ही दिल में कलमा पड़ा कि या अल्लाह, ये क्या आफत गिर पड़ी मेरे सर पर। मेरी पहली सोच यही थी कि शायद हाईवे पर कोई तेज रफ्तार गाड़ी कलाबाजियां खाती हुई झाड़ियों में जा गिरी है। मैंने जल्दी से ड्राइविंग सीट के नीचे हाथ डाला और अपना लोहे का राड निकालकर एहतियात से उन झाड़ियों की तरफ बढ़ा। धुआं जरा छटा तो सामने का मंजर देखकर मेरे कदम वहीं पर मिट्टी हो गए और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां किसी गाड़ी का मलबा या कोई त्यारा नहीं था,
बल्कि एक पुराना सा अजीब सा कपड़े का बना हुआ जला हुआ क्लीन पड़ा था, जिसके किनारे से अभी तक चिंगारियां निकल रही थी और राख उड़ रही थी। और उस कलीन के पास जो कुछ हो रहा था उसे देखकर मेरा दिमाग बिल्कुल सुन हो गया। दो छोटे छोटे बालछी नुमा इंसान आपस में किसी अजीब सी चू चू पू पू वाली जुबान में लड़ रहे थे। उनके कद बमुश्किल घुटनों तक आ रहे थे और उनके कान ऐसे नोकीले थे जैसे बचपन में टीवी पर कार्टून के किरदारों के होते थे। उन्होंने इंतहाई अजीबो करीम किस्म के चमकीले और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे, जिन पर मिट्टी और कालक लगी हुई थी। वो दोनों जमीन पर पड़ी एक खाली प्लास्टिक की बोतल को देखकर ऐसे उछल उछल कर पीछे हट रहे थे जैसे वो प्लास्टिक की बोतल ना हो बल्कि कोई टाइम बम हो जो किसी भी वक्त फट जाएगा। मैंने जोर से अपनी आंखें मली कि शायद ये दिन भूखा प्यासा रहने की वजह से मेरा दिमाग घूम गया हो। ये शायद मुझे चक्कर आ रहे हैं और मैं खड़े खड़े ख्वाब दिख रहा हूँ। मैं ये सब हजम करने की कोशिश कर ही रहा था कि मेरी नजर उन दो बादशियों से हटकर उस लड़की पर पड़ी जो उन दोनों के पीछे खड़ी अपने कपड़ों से झिंझलाहट के साथ मिट्टी झाड़ रही थी। यार, मैं कसम खा कर कह सकता हूँ कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी लड़की नहीं देखी थी। उसके चेहरे पर इतना गुरूर, इतनी अकड़, इतनी नखुवत थी जिससे सारी दुनिया उसकी जूती की नोक पर हो। लेकिन उसकी बड़ी बड़ी रोशन आंखों में एक ऐसी मासूमियत और हैरानगी थी जैसे कोई छोटा बच्चा पहली बार बाजार देख रहा हो। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात जो कि मेरा दिमाग हिला रही थी, उसका लिबास था, जो रोशनी पड़ने पर खुद ब खुद अपना रंग बदल रहा था। कभी वो नीला हो रहा था, कभी अचानक से सुनहरा चमकने लगता और कभी बिल्कुल दूध जैसा सफेद हो जाता। और भाई कमाल तो ये था कि उसके पाँव जमीन की मिट्टी से छू ही नहीं रहे थे। वो मिट्टी से कम से कम 2 इंच ऊपर हवा में तैर रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड में कोई चीज रखी। मेरे दिमाग में जैसे काम करना शुरू किया कि ये आखिर चल क्या रहा है। मैंने सोचा कि शायद शहर के किसी बड़े नवाब या किसी करोड़पति बिजनेसमैन की बिगड़ी हुई औलाद है, किसी फैंसी ड्रेस पानी या हॉलीवुड शो में जारी होगी और इनकी ये उड़ने वाली कोई नई टेक्नोलॉजी की सवारी यहाँ कोई क्रैश हो गई है। आजकल अमीरों के चोंचले वैसे भी आम इंसान की समझ से बाहर होते हैं। मैंने अपने रॉड पर गिरफ्त मजबूत की और गला खनकार कर उन्हें मुतवज्जा करने की कोशिश की। ओए हेलो, कौन हो तुम लोग और ये क्या तमाशा लगाया है? मेरी इफ्तारी का टाइम है, कोई सर्कस की गाड़ी उलट गई है क्या यहाँ इधर? मैंने कदरे रोबदार आवाज में कहा ताकि उन पर मेरा दबदबा कायम रहे। मेरी आवाज सुनकर वो लड़की चौंकी और मुड़कर सीधा मेरी तरफ देखने लगी। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर होती सीधी मेरे बोनट पर रखी इफ्तारी के सामान पर पड़ी और अचानक उसके नत्थे तेजी से फूलने लगे। वो मिट्टी से ऊपर हवा में तैरती इंतहाई शाहाना और मगरूर अंदाज में चलती मेरे बिल्कुल सामने आकर रुकी। उसके वो दोनों बोने गार्ड्स भी फुदक कर उसके आगे आ गए और मुझे अपनी छोटी छोटी गोल आंखों से गुस्से से घूरने लगे। ए जमीने कीड़े, ये सुनहरे और क्रिस्पी बाउल मुझे दे दे, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। उसकी आवाज में एक ऐसा रौब और ताकुम था जैसे कोई मलका अपने सबसे हकीर गुलाम को मौत का हुक्म दे रही। लेकिन उसकी बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। जमीनी कीड़े, क्रिस्पी बाउल? मैंने हंसते हुए अपना राड नीचे किया और उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। ओए बीबी, क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? या किसी पागल खाने की दीवार फांद कर सीधी इधर आ गिरी हो? और ये बादल वादल नहीं, पिकोड़े हैं। और मेरा नाम शमीर है, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं। लो, खाना है तो खा लो एक। मैंने हंसते हुए अखबार से एक गर्मा गर्म और फुल मसालेदार पकोड़ा उठाया और उसकी तरफ बढ़ाया। उसे पकोड़े को इतनी हैरानगी और दिलचस्पी और एहतियात से देखा जैसे मैंने उसे कोई कोहिनूर और का हीरा पकड़ा दिया, जिसे वो पहली बार देख रही है। उसे चिपट कर मेरे हाथ से पकोड़ा लिया, उसे एक लम्हे के लिए सूंघा और फिर सीधी अपने मुंह में डालकर जोर से चबाया। और फिर जो हुआ वो तो मेरी जान ही निकल गई और मेरा सारा रोब सी हवा हो गई। जैसे उसने पकोड़ा चबाया, उसकी आंखें हैरत और कुछ शदीद तकलीफ से बड़ी बड़ी हो गई। उसका चेहरा जो पहले दूध जैसे सफेद था अचानक टमाटर की तरह सुर्ख होने लगा। अगले ही सेकंड उसके दोनों कानों से सचमुच आग के छोटे छोटे शोले निकलने लगे। मैं खौफ और सदमे से 2 कदम पीछे लड़खड़ा गया। हाय, जल गई, कोई मुझे बचाओ। ये कैसा जहरीला बादल था, तुमने मुझे क्या खिला दिया ये कीड़े? वो पागलों की तरह चीखती इधर उधर भागने लगी। उसके दोनों गार्ड भी रोते पीटते अपने सर पर हाथ मारते उसके पीछे पीछे भागे। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो मंजर कितना खौफनाक और एक ही वक्त में कितना मजाहिया था। वो लड़की सीधा
उस तरफ भागी जहाँ हाईवे के किनारे पिछले दिनों की बारिश का गंदा और कीचड़ वाला पानी एक बड़े से जोहड़ की शक्ल में जमा था। उसे बिना कुछ सोचे समझे आओ देखा ना ताओ सीधा उस गंदे जोहड़ में छलांग लगा दी। पानी के जबरदस्त छींटे उड़े और उसके कानों से निकलने वाले शोलों को छन की आवाज के साथ बुझ गए। लेकिन अब वहां से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था, जैसे किसी ने गरम तवे पर पानी डाल दिया हो। मैं अपना सर पकड़कर वहीं सड़क के किनारे बैठ गया। या अल्लाह, ये कैसी मुसीबत मेरे गले पड़ गई। ये इंसान है, जिन्नात हैं, कोई एलियन है या सच में मैं पागल हो गया हूँ। मैं अपना सर पकड़कर वहीं सड़क के किनारे बैठा और वो लड़की कीचड़ में लथपथ बैठी रूहानी शक्ल बनाकर मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैंने उसे कोई तेजाब पिला दिया हो। मैंने एक लंबा सांस लिया और अपने घुटनों पर हाथ रखकर खड़ा हुआ। मेरा तो रोजे और थकावट से वैसे ही बुरा हाल था, ऊपर से ये नई मुसीबत गले पड़ गई थी। ओए बेबी, बाहर आ जाओ इस गंदे पानी से। मैंने उसे हाथ का इशारा करते कदरे ऊंची आवाज में कहा ताकि उसकी हवास ठिकाने आए। वो इंतहाई गुस्से और हकारत से मुझे घूरते हुए पानी से बाहर निकली। उसके चमकदार कपड़े अब कीचड़ से भर चुके थे, लेकिन हैरत की बात यह थी कि मिट्टी लगने के बावजूद वो कपड़े हल्की हल्की रोशनी दे रहे थे। उसके वो दोनों बोनेगार्ड भी डरते डरते उसके पीछे खड़े थे और मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैंने को बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो, जैसे मैं बहुत बड़ा विलन हूँ। और वो मेरे बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए। उसकी आंखों में जैसे शोले नाच रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये जहरीली और आग वाली चीज खिलाने की? मैं बरिस्तान की राजकुमारी नीलम, और तुम जैसे अदना जमीनी कीड़े की ये मजाल कि मेरे साथ ये सलूक करे। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इसी वक्त जलाकर राख कर दूं। मैंने जिस रोब और गुस्से से ये बात कही, मैं एक लम्हे के लिए तो गड़बड़ा गया, लेकिन मुझे बेख्तियार हंसी भी आ गई। मैंने अपने बाल पीछे की और एक कहका लगाया, अच्छा तो आप पाकिस्तान की राजकुमारी हैं और मैं मुगल आजम का पोता हूँ। बीबी सीधी तरह बताओ कौन हो और ये कौन सा ड्रामा शो चल रहा है तुम्हारा? और ये पुराना जला हुआ कलीन लेकर हाईवे पर कर क्या रही हो? मेरी बात सुनकर उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसे मुड़कर अपने दूने बोनों को देखा और किसी अनजानी जुबान में उन पर चलाने लगी। वो दोनों बेचारे अपने कान पकड़कर जमीन पर लेट गए और मुआफिया मांगने लगे। फिर उसने पूरी तरफ मेरी तरफ घूम कर देखा और इंतहाई बेजारी से बोली, मैं सच कह रही हूँ एक कमकल इंसान। हम पाकिस्तान से उड़न कलीन पर अलग ड्राइव के लिए निकले थे, लेकिन इन दोनों बेवकूफ़ों जिंग एंड पंग ने कलीन के इंजन में सस्ती वाली जादुई लकड़ी डाल दी, जिसकी वजह से बीच रास्ते में इंजन फेल हो गया और हम तुम्हारी इस घटिया और बदबूदार जमीन पर गिर गए। मैंने उसकी बात सुनकर अपना माथा पीट लिया। मुझे लगा ये लड़की पक्की पागल है और किसी हजबताल से भाग कर आई है। मैंने सोचा कि इससे बहस करना फजूल है, अपना रिक्शा स्टार्ट करो और यहाँ से निकलो। मैंने मुड़कर अपने रिक्शे की तरफ कदम बढ़ाई थी कि उसकी कड़कदार आवाज ने मुझे रोका। रुक जाओ ये कीड़े, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि मुझे अपने इस 3 पहियों वाले हकीर रथ पर बिठाओ और सबसे ऊंची पहाड़ी पर लेकर चलो। मुझे वहां से पाकिस्तान जाने वाला टूटता हुआ तारा बस पकड़नी है, और अगर देर हो गई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसका अंदाज देखकर मेरा खून खौल उठा। एक तो मैंने उसे पकोड़ा खिलाया, ऊपर से ये मुझे कीड़ा और मेरे वीआईपी रिक्शे को हकीर रथ कह रही थी। मैंने पलट कर उसे गुस्से से देखा। देखो बीबी, मेरा दिमाग खराब मत करो। मेरी ड्यूटी खत्म हो गई और मेरा रोजा भी। मैं किसी पहाड़ी पर नहीं जा रहा। तुम अपना ये कलीन उठाओ और कोई और सवारी ढूंढो, और मेरे रिक्शे को हकीर रथ कहा ना तो यही सड़क पर छोड़कर चला जाऊंगा। उसे मेरी बात सुनी तो उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने अपने दोनों हाथ हवा में बुलंद किए और उसकी उंगलियों से नीले रंग की चिंगारियां निकलने लगी। मैं हक्का बक्का रह गया कि क्या जादू का टोना है। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि राजकुमारी नीलम का हुक्म टालू? अब देखो मैं तुम्हारे इस लोहे के डिब्बे का क्या हशर करते हो। मैं इसे अभी सोने का बना देती हूँ ताकि तुम सारी जिंदगी मेरी गुलामी करो। उसने अपने हाथों से नीली रोशनी सीधी मेरे रिक्शे पर फेंकी और मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। एक जोरदार झमाका, और जब मैंने आंखें खोली तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मेरा प्यारा वीआईपी रिक्शा एक सेकंड के लिए वाकई एक बहुत बड़ी और चमकती हुई सुनहरी जलेबी में बदल गया था। उस जलेबी में से रोशनी निकल रही थी और मैं सदमे से बस उसे देखे जा रहा था। लेकिन अगले ही सेकंड एक और झटका लगा और जलेबी वापस मेरे लोहे के रिक्शे में बदल गई। नीलम ने हैरत और सदमे से अपने हाथ देखे और फिर मेरे रिक्शे को देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई।
یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا جادو اس حقیر رت پر اثر کیوں نہیں کر رہا؟ پرستان کا سب سے طاقتور جادو اس لوہے کے ڈبے کو سونے میں کیوں نہیں بدل سکا؟ یہ کون سا جادوئی لوہا ہے؟ وہ پریشانی اور حیرانی سے رکشے کے گرد گھومنے لگی اور اسے ہاتھ لگا کر دیکھنے لگی۔ اب باری میری تھی مسکرانے کی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ لڑکی سچ مچ کوئی جادوئی مخلوق ہے، لیکن میرا رکشا کوئی عام سواری نہیں تھا۔ میں نے سینہ چوڑا کیا اور اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ جادو وادو اس رانی پر نہیں چلتا راجکماری جی، یہ رکشا عام لوہے کا نہیں۔ میرے دادا ایک دور اندیش انسان تھے، انہوں نے ایک دفعہ کسی نیک جن کی جان بچائی تھی اور اس جن نے خوش ہو کر دادا کو ایک خاص قسم کا لوہا دیا تھا۔ یہ رکشا اسی لوہے سے بنا ہے، اس پر تمہارا دنیا کا، تمہاری جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ صرف اور صرف انسانی پسینے اور محنت سے چلتا ہے، شارٹ کٹ سے نہیں۔ نیلم میری بات سن کر بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں میرے اور میرے رکشے کے لیے ایک عجیب سی حیرت اور عزت ابھر آئی۔ شاید پاکستان میں اس نے محنت اور پسینے جیسی چیزیں کبھی سنی ہی نہیں تھی۔ اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا اور ہائی وے پر اب اکا دکا گاڑیاں ہی گزر رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں اس لڑکی اور ان دو عجوبوں جیسے بونوں کو رات کی اس وقت سنسان سڑک پر نہیں چھوڑ سکتا۔ آخر کو ایک غیرت مند انسان تھا اور رات کا وقت کسی کے لیے بھی محفوظ نہیں تھا۔ چلو چپ کر کے بیٹھ جاؤ تم تینوں، پہاڑی پر تو میں نہیں جا رہا کیونکہ راستہ بہت خطرناک ہے۔ رات میرے گھر گزار لو، صبح کوئی بس یا جو بھی تمہارا ٹوٹتا ہوا تارا ہے وہ پکڑ لینا، ورنہ پولیس پکڑ کر لے جائے گی تم سب کو۔ میں نے رکشہ سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ نیلم نے پہلے تو کچھ ہچکچاہٹ دکھائی، لیکن پھر چنگ اور پنگ کے ساتھ رونے دھونے پر مجبور وہ تینوں رکشے کے پچھلے حصے میں بیٹھ گئے۔ پورے راستے وہ دونوں بونے رکشے کے شور اور ٹریفک کی آوازوں سے ڈر کر ایک دوسرے کے گلے لگ کر چیختے رہے، اور نیلم حیرت سے شہر کی روشنیوں اور عمارت کو ایسی دیکھتی رہی جیسے کسی اور سیارے پر آ گئی۔ گھر پہنچ کر میں نے رکشہ گلی میں کھڑا کیا اور انہیں لے کر اندر داخل ہوا۔ چٹکی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی اپنے موبائل پر کوئی ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہی تھی۔ جیسے اس کی نظر میرے پیچھے کھڑی نیلم اور ان دو بونوں پر پڑی، اس کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا۔ وہ اچھل کر کھڑی ہو کر اس کی آنکھیں پوری طرح سے کھل گئی۔ ہائے اللہ بھائی، یہ آپ کن لوگوں کو لے آئے ہیں؟ اور اس لڑکی کو کے کپڑے، مائی گاڈ، یہ تو لٹرلی گلو کر رہے ہیں۔ کیا یہ کوئی نئی ٹیکنالوجی ہے یا کسی کاس پلے شو سے آ رہے ہیں یہ؟ چٹکی پاگلوں کی طرح نیلم کے گرد گھومنے لگی اور اس کے کپڑوں کو ہاتھ لگا کر دیکھنے لگی۔ نیلم انتہائی بیزاری سے پیچھے ہٹی اور اسے گھور کر بولی، مجھ سے دور رہو چھوٹی زمینی مخلوق، میں پرستان کی راجکماری نیلم، اور یہ کاس پلے کیا ہوتا ہے؟ میری شان میں گستاخی مت کرو۔ چٹکی نے نیلم کی بات سنی تو اس کی آنکھوں میں اور چمک آ گئی۔ اسے فوراً اپنا موبائل اٹھایا اور کیمرہ آن کر کے ریکارڈنگ شروع کر دی۔ گائز، آپ لوگ سب دیکھ سکتے ہیں، میرے بھائی آج ایک فل کریکٹر میں لڑکی کو لائے ہیں جو خود کو بڑی سمجھ رہی ہے، اور اس کا ایٹیٹیوڈ تو چیک کریں ذرا۔ اور یہ نیچے دیکھیں، دو چھوٹے چھوٹے کیوٹ سے بونے بھی ہیں۔ یہ تو فل وائرل کنٹینٹ ہے گائز۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر چٹکی کا موبائل چھینا اور اسے ڈانٹا، چٹکی دماغ خراب ہے تیرا؟ یہ مہمان ہیں ہمارے اور کوئی ویڈیو شیڈیو نہیں بنے گی۔ جا کر ان کے لیے بستر رکھا اور کھانا گرم کر، میرا روزہ بھی نہیں کھلا ابھی تک ٹھیک سے۔ میں نے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ چٹکی منہ بناتی ہوئی کچن کی جانب چلی گئی اور میں نے نیلم ان دونوں بونوں کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن نیلم نے صوفی کو عجیب سی نظروں سے دیکھا اور پھر ہوا میں تیرتے ہوئے سیدھا چھت کی طرف گئی اور پنکھے کے ساتھ الٹی لٹک گئی۔ میں خوف اور صدمے سے پیچھے ہٹا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ نیچے اترو، پنکھا ٹوٹ جائے گا، میں نے چلاتے ہوئے کہا۔ ہم پاکستان کے شاہی لوگ نرم بستروں پر نہیں سوتے، ہمیں اونچائی اور ہوا پسند ہے، میں یہی آرام کروں گی، تم اپنا کام کرو زمینی کیڑے۔ اس نے انتہائی سکون سے الٹے لٹکتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے اپنا ماتھا پیٹا کہ ایک کیسی مصیبت میں گھر لے آیا ہوں۔ ابھی میں اس بات کو ہضم کر ہی رہا تھا کہ اچانک کچن سے چنگ اور پنگ کی دل خراش چیخ سنائی تھی۔ میں بھاگ کر کچن میں گیا تو دیکھا کہ وہ دونوں بونے ڈر کے مارے فریج کے بالکل اوپر چڑھے بیٹھے تھے اور ایک دوسرے سے لپٹ کر کانپ رہے تھے۔ ان کے بالکل نیچے زمین پر ہماری پالتو بلی مانو بیٹھی انہیں انتہائی دلچسپی سے گور رہی تھی اور ہلکی ہلکی میاؤں کر رہی تھی۔ اوئے، جانوروں کو ہٹاؤ یہاں سے، یہ خون خوار درندہ ہمیں کھا جائے گا، بچاؤ ہمیں اے زمینی انسان، بچاؤ۔
बोंग रोते हुए चिल्ला रहा था। मैंने बामुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल की और मानो को उठाकर बाहर सहन में छोड़ा। उन दोनों को तसल्ली दी कि मैं वापस अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि अचानक बाथरूम से चुटकी की एक ऐसी चीख बुलंद हुई कि मेरे पाँव जमीन पर जम गए। मैंने जल्दी से बाथरूम में झांका। उनका दरवाजा धकेला तो अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें चंधिया गई। चुटकी शीशे के सामने खड़ी थी और उसका पूरा चेहरा किसी 100 वॉट के बल्ब की तरह तेज सफेद रोशनी से चमक रहा था। वो रोती हुई अपने चेहरे पर पानी मार रही थी, लेकिन रोशनी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। भाई, ये क्या हो गया मेरे मुंह को? मैंने तो बस इस राजकुमारी के बैग से थोड़ी सी वो चमकदार क्रीम लगाई थी कि शायद मेरा रंग फेयर हो जाएगा। ये तो मेरा मुंह ही ट्यूबलाइट बन गया। मैं टिकटॉक कैसे बनाऊंगी अब? वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मुझे याद आया कि नीलम ने रास्ते में बताया था कि उसकी क्रीम खास चांद की चांदनी से बनी है। मैंने अपना सर दीवार के साथ टिका दिया और सोचने लगा कि या अल्लाह, ये रात कब खत्म होगी। एक तरफ छत पर लटकी वो मगरूर राजकुमारी, दूसरी तरफ फ्रिज पर चढ़े वो डरपोक बोने, और बाथरूम में बल्ब की तरह चमकती मेरी बहन। मेरी तो पूरी जिंदगी का सुकून ही बर्बाद हो गया था। मुझे नहीं पता था कि कल सुबह ये परिस्तान की शहजादी और क्या क्या गुल खिलाने वाली थी, लेकिन एक बात तय थी कि मेरी सीधी सादी जिंदगी अब एक मुकम्मल सर्कस बन चुकी थी। मैंने चुटकी का चमकता हुआ मुंह देखा तो एक लम्हे के लिए मेरी हंसी छूट गई, लेकिन उसकी दहाड़े मार मार रोने की आवाज़ सुनकर मैंने फौरन खुद को कंट्रोल किया। यार चुटकी, तूने भी क्या मुसीबत मोल ले ली है? अब मैं क्या करूं इस ट्यूबलाइट का? मैंने अपना सर दीवार के साथ टिकाकर बेबसी से कहा। वो गुस्से से पैर पटकती मेरे पास आई। भाई, हाँ, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? मैं तो बर्बाद हो गई। मेरे फॉलोअर्स क्या कहेंगे कि चुटकी ने मुंह पर बल्ब लगा लिया क्या? मैंने उसे कंधे से पकड़कर तसल्ली दी। अच्छा, रो मत पागल, सुबह तक उतर जाएगी। और ये चांदनी, अब जाकर सो जा और मुंह पर कंबल अच्छी तरह ओढ़ लेना, वरना मेरी नींद खराब हो जाएगी इस रोशनी से। वो मुंह बनाती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई और मैंने सुख का सांस लिया, लेकिन मुझे याद आया कि किचन में अभी दो मुसीबतें और भी बैठी हैं। मैं किचन में गया तो चंग और पंग अभी तक फ्रिज के ऊपर बैठे कांप रहे थे। ओए बोने भाइयों, नीचे आ जाओ, मानो बाहर चली गई है। वो बेचारी तो खुद तुमसे डर कर भाग गई। मैंने हाथ बढ़ाकर उन दोनों को नीचे उतारा। नहीं, ऐ दराज कद इंसान, वो खूनख्वार दरिंदा यहीं कहीं छुपा है। हमने उसकी खौफनाक मियाऊ सुनी थी। पोंग ने मेरे बाजू से चिमटते हुए कहा। मैंने उन दोनों को तसल्ली देकर लाउंज के सोफे पर लिटाया और खुद छत की तरफ चल पड़ा, जहां वो परियों की शहजादी पंखे से लटकी पड़ी थी। मैंने सोचा कि उसे भी देख लूं कि कहीं रात के अंधेरे में उड़ ही ना जाए। कमरे में खूब अंधेरा था, लेकिन उसके लिबास से निकलने वाली हल्की हल्की नीली और सुनहरी रोशनी ने पूरे कमरे को एक अजीब सा सहरंगेज माहौल बना रखा था। वो पंखे के ब्लेड के साथ ऐसे सुकून से लेटी उल्टी लटकी थी जैसे कोई चमगादड़ सो रही हो। पागल लड़की की। मैंने दिल में मुस्कुराते हुए सोचा और अपने बिस्तर पर गिरकर आंखें बंद कर ली। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो सूरज की किरणें खिड़की से सीधे मेरे मुंह पर पड़ रही थी। मैं उठकर किचन में गया तो सामने का मंजर देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए। नीलम किचन की स्लीप पर बैठी इंतहाई हैरानी से चाय की पत्ती के डब्बे को घूर रही थी। उसके चेहरे पर वो कल वाली अकड़ और खरूर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मासूमियत थी। क्या देख रही हो बीबी? इसमें से कोई जादू का जिन नहीं निकलने वाला? मैंने हंसते हुए कहा और फ्रिज से अंडे निकालने लगा। उसे चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर एकदम से अपना शाहाना रोब चेहरे पर सजा लिया। ऐ जमीनी कीड़े, मैं ये सोच रही थी कि तुम इंसान कितने अजीब हो। तुम्हारे इस छोटे से डिब्बे में ना कोई खिदमतगार है, ना कोई जादू सहूलत, फिर भी तुम लोग इतने सुकून से कैसे रहे थे? उसकी बात सुनकर मैंने चूल्हा जलाया और उसकी तरफ मुड़कर गहरा सांस लिया। बीबी, पहली बात तो ये कि मुझे कीड़ा कहना बंद कर। मेरा नाम शुमेर है। और दूसरी बात ये कि सुकून जादू या नौकरों चाकरों से नहीं आता। सुकून इस घर के शोर, मोहब्बत और रिश्तों में होता है, जो तुम्हारे परिस्तान में शायद किसी को मालूम ही नहीं। मेरी बात सुनकर वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गई, जैसे कोई गहरी बात उसके दिमाग में उतर गई। मैंने आटा निकाला और पिरे बनाने लगा। स्लीप से नीचे उतरी और हवा में 2 इंच ऊपर तैरती हुई मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई। ये तुम क्या मिट्टी गूंज रहे हो? उसने आटे को देखकर नाक चढ़ाते हुए पूछा। मैंने जोर से कहका लगाया। ओए पागल लड़की, ये मिट्टी नहीं, आटा है। इससे गोल रोटी बनती है जो हम इंसान खाते हैं।
तुमने सीखी तो है, आ जाओ। वैसे भी तुम्हारे परिस्तान में तो तुम लोग बादल और शबनम ही चाटते हो, कुछ ढंग का काम सीख लो। उसे मेरी बात को चैलेंज समझा और फौरन मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैं राजकुमारी नीलम, और ऐसा कोई काम नहीं जो मैं ना कर सकूं। तुम मुझे सिखाओ ये कैसे बनता है। मैंने हंसते उसे एक पेड़ा बनाकर दिया और बेलन उसके हाथ में पकड़ा दिया। वो इंतहाई एहतियात से बेलन चलाने लगी, लेकिन उसका सारा ध्यान गोलाई पर था और वो ये भूल गई कि आटे का खुशका भी लगाना होता है। जैसे उसने नरम और चिपकते हुए आटे की उस बेहंगम सी रोटी को तवे पर डालने के लिए जोर से उठाया, वो चिपकने वाला आटा उसके हाथ से फिसला और सीधा उड़कर मेरे मुंह पर आकर चिपक गया। ओए, मेरी आंखें निकालनी है क्या तुमने? मैंने आटा मुंह से हटाते हुए जोर से चिल्लाया। मैं गुस्से में था, लेकिन जब मैंने नीलम की तरफ देखा तो वो हंस रही थी। ये कोई मामूली हंसी नहीं थी, बल्कि इंतहाई खिली, बेसाख्ता और मीठी हंसी थी, जिसने मेरे दिल की धड़कन को एक सेकंड के लिए रोक दिया। उसके गालों पर हल्के डिंपल पड़ रहे थे और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसके जादुई लिबास से भी ज्यादा खूबसूरत थी। उस समय मुझे एहसास हुआ कि उपरिस्तान की मगरूर शहजादी अंदर से कितनी तन्हा और मासूम है। मैं बस बेवकूफ़ा की तरह मुस्कुराता उसे देखता रह गया। उस दिन के बाद से हमारे घर का माहौल ही बदल गया। चुटकी की चांदनी रात वाली करीन का असर तो सुबह तक खत्म हो गया, लेकिन अब वो हर वक्त नीलम के आगे पीछे घूमती, उसके कपड़ों, उसके उड़ने के स्टाइल पर हैरान होती रहती। नीलम को भी हमारे घर का ये शोर शराबा, हंसी मजाक और छोटी छोटी बातों पर होने वाली नोक झोंक बहुत अच्छी लगने लगी थी। वो जो परिस्तान की ठंडे असूलों वाले और जज्बात से आरी माहौल से आई थी, उसे मेरी बहन की मोहब्बत और मेरी हाजिर जवाबी में एक अजीब सी कशिश और गर्म जोशी महसूस होने लगी थी। चंग और पंग का तो सारा दिन मानो बिल्ली से बचने में ही गुजर जाता था और उनकी हरकतों पर हम सब बस हंस हंस कर पागल हो जाते थे। मुझे लगने लगा था जैसे ये 4 दिन की मेहमान नहीं, बल्कि हमेशा से हमारे इस छोटे से घर का हिस्सा है, और मैं भी उसके रोजमर्रा के कामों में उसकी मासूमियत को एंजॉय करने लगा था। लेकिन खुशी के ये पल बहुत छोटे होते हैं। तीसरे दिन की शाम थी और हम सब सहन में बैठे अफ्तारी का इंतजार कर रहे थे। नीलम आज बहुत खुश थी और उसने खुद अपने हाथों से रूह अफ़ज़ा का जग बनाया था। मैं उसे छेड़ रहा था कि कहीं उसने उसमें कोई जादू तो नहीं मिला दिया कि हम सब बिल्ली बन जाए। हम हंस रहे थे कि अचानक हवा का रुख बदल गया। शाम की वो ठंडी और मीठी हवा अचानक एक तेज, गर्म और जला देने वाली आंधी में बदल गई। आसमान पर काले बादल छा गए और सहन में लगे नीम के दरख्त के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। नीलम के चेहरे की मुस्कुराहट फौरन गायब हो गई। उसका रंग कागज की तरह सफेद पड़ गया। चंग और पंग चीखते हुए चारपाई के नीचे घुस गए और चुटकी डरकर मेरे कंधे से लग गई। ये क्या हो रहा है नीलम? मैंने खड़े होकर हैरानी से आसमान की तरफ देखते हुए पूछा। वो कुछ ना बोली, बस उसकी आंखों में एक शदीद खौफ तैरने लगा। सीन के बिल्कुल दरमियान में अचानक एक तेज सुर्ख रोशनी का गोल दायरा बना और उसमें से धुआं उठने लगा। जब धुआं छटा तो वहां एक इंतहाई लंबे कद, चौड़े सीने और शाहाना लिबास वाले शख्स खड़ा था। उसका चेहरा इंतहाई मुतकब्बर और आंखों में शोले चल रहे थे। उसे पूरे सहन में एक हकारत भरी नजर डाली और फिर सीधा नीलम की तरफ देखा। तो ये है वो गलीस और बदबूदार जमीनी दुनिया जहां मेरी मंगेतर मुझसे छुपकर बैठी है। उसकी आवाज में इतनी गूंज और हिब्बत थी कि हमारे घर की खिड़कियों के शीशे कांप गए और मानो बिल्ली चीखती हुई दीवार से फान गई। धर्म खान, तुम यहाँ कैसे आए? नीलम की आवाज खौफ से कांप रही थी और वो बेसाख्ता मेरे पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। धर्म खान ने एक इंतहाई भयानक और अक्कड़ बड़ा कहका लगाया। तुम क्या समझी थी नीलम कि तुम इन हकीर जमीनी कीड़ों के पास छुप जाओगी और मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? कितना हकीर और छोटा सा डरवा है ये। क्या बदबू है इस मिट्टी में, और ये 2 कोड़ी का कमजोर इंसान तुम्हारा रखवाला बनेगा? आओ मेरे साथ चुपचाप, वरना मैं इस मोहल्ले को अभी खाक में मिला दूंगा। उसे नीलम का बाजू पकड़ने के लिए अपना हाथ लंबा और भयानक हाथ आगे किया। उसकी बात और उसका अंदाज देखकर मेरे अंदर का सोया हुआ गैरतमंद इंसान मुकम्मल तौर पर जाग उठा। मैंने आओ दिखा ना ताओ सीधा तरम खान और नीलम के बीच में आकर एक काहिनी दीवार के साथ खड़ा हो गया। ओए मिस्टर, जो भी तुम्हारा नाम है, अपनी ये बकवास बंद करो, अपनी हद में रहो। ये मेरा घर है, कोई डरवा नहीं, और यहाँ किसी से जबरदस्ती करने की तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मैंने उसकी सुर्ख आंखों में सीधा देखते हुए इंतहाई काटदार और निडर लहजे में कहा।
کرم خان نے حیرت اور شدید غصے سے مجھے دیکھا، جیسے کسی چونٹی نے اسے چیلنج کر دیا۔ اسے ہاتھ اٹھایا اور اس کی انگلیوں سے سرخ آگ کی چنگاریاں نکلنے لگی۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم شہزادہ کرم خان کے سامنے بولو؟ انسان ایک غریب، کمزور اور گھٹیا مخلوق ہے، تم میری ایک پھونک کی مارو۔ وہ دہاڑا، لیکن میں اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہٹا۔ میری آنکھوں میں اس وقت کوئی خوف نہیں تھا، صرف اپنے گھر اور نیلم کی حفاظت کا جذبہ تھا۔ انسان غریب ہو سکتا ہے دھرم خان، لیکن یاد رکھنا، وہ جذبات، محبت اور رشتوں میں تم جیسے پتھر دل اور مغرور مخلوق سے بہت امیر ہے۔ تم نے زندگی میں صرف غرور کرنا سیکھا ہے، لیکن ہم انسان اپنوں کے لیے جان دینا بھی جانتے ہیں، اور میں نیلم کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جانے دوں گا جب تک اس کی اپنی مرضی نہ ہو۔ میں نے اپنا پورا سینہ تان کر ایسے کھڑے ہو کر کہا جسے پیچھے کھڑی نیلم بے سختہ میری شرٹ کی آستینوں کو مضبوط سے پکڑ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کی بجائے میرے لیے ایک شدید قسم کی ستائش اور عقیدت جاگ اٹھی تھی، کیونکہ پرستان میں آج تک کسی کی مجال نہیں تھی کہ ترم خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس طرح بات کرے۔ ترم خان کے چہرے پر میری اس بے خوفی نے ایک لمحے کے لیے حیرت طاری کر دی۔ اسے اپنی سرخ آنکھیں سکیڑی اور میرے گھر کے صحن میں کھڑے میرے اس VIP رکشے کو دیکھا جسے میں نے شام کو دھو کر چمکایا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک انتہائی مکروہ اور شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا، تو تم انسان اتنے ہی قابل اور بہادر ہو، تو آؤ میں تمہیں ایک چیلنج دیتا ہوں، جادوئی جنگ کا نہیں بلکہ تمہاری اسی انسانی قابلیت کا جس پر تمہیں اتنا غرور ہے۔ اسے میرے رکشے کی طرف اشارہ کرتے ایک ایسی شرط رکھی جس نے ہم سب کے ہوش اڑا دیے۔ اسے طنزیہ انداز میں تالی بجائی، اس کی آواز پورے صحن میں گونجنے لگی۔ اگر تم انسان اتنے ہی قابل اور اپنے اس پسینے اور محنت پر اتنا فخر کرتے ہو تو آؤ کرو مجھ سے مقابلہ، اے مغرور کیڑے۔ اسے ہوا میں اپنا لمبا ہاتھ لہرایا اور اچانک صحن کے بیچوں بیچ آگ کے شعلوں اور کالے دھوئیں سے بنا ایک انتہائی خوفناک بڑا شاہانہ رتھ نمودار ہوا، جس کے آگے دو آگ اگلنے والے کیڑے جتے ہوئے تھے۔ اگر تم جیتے تو میں نیلم کو یہی اسی گلیز دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا اور کبھی واپس نہیں آؤں گا، لیکن اگر تم ہارے تو میں نہ صرف نیلم کو زبردستی اپنے ساتھ لے جاؤں گا بلکہ تم سب گھر والوں کی یادداشت ہمیشہ کے لیے مٹا دوں گا، تاکہ تمہیں کبھی کچھ یاد نہ رہے کہ کوئی پڑی تمہاری زندگی میں آئی تھی۔ بولے منظور ہے یہ شرط؟ میں نے اس کی اس خوفناک رت کو دیکھا اور پھر مڑ کر اپنی رانی یعنی اپنے رکشے کو دیکھا۔ نیلم نے گھبرا کر میرا بازو سختی سے پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ نہیں شمیر، تم پاگل بن پڑو، تم نہیں جانتے یہ کتنا ظالم اور طاقتور ہے۔ اس کا رتھ جادو سے اڑتا ہے اور تمہارا یہ لوہے کا ڈبہ زمین پر چلتا ہے۔ تم اس سے کبھی نہیں جیت پاؤ گے۔ پلیز مجھے اس کے ساتھ جانے تو، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تمہاری یا تمہارے گھر والوں کی جان کو کوئی خطرہ ہو۔ نیلم کی آواز دکھ اور خوف سے کانپ رہی تھی اور چٹکی بھی پیچھے کھڑی رو رہی تھی۔ میں نے نیلم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دیتے ہوئے مسکرایا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا تم نیلم؟ ایک عام انسان جب سڑک پر نکلتا ہے نا تو اسے جادو کی نہیں بلکہ اپنے حوصلے اور دماغ کی ضرورت ہوتی ہے، اور تم دیکھنا حاج اس مغرور جن کا غرور کیسے خاک میں ملتا ہے۔ تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ میں نے ترم خان کی سرخ آنکھوں میں سیدھا دیکھا اور سینہ تان کر کہا، مجھے تمہاری شرط منظور ہے ترم خان، لیکن یاد رکھنا اگر تم ہارے تو کبھی پلٹ کر اس شہر کا رخ مت کرنا، ورنہ میں انسانوں کے طریقے سے پیش آؤں گا جو تم جنون کو بالکل سمجھ نہیں پاؤ گے۔ ترم خان نے کہکا لگایا اور اپنے رتھ پر سوار ہو گیا۔ آج رات ٹھیک 12 بجے اس شہر کی سب سے بڑی سڑک پر ریس شروع ہوگی۔ جو سب سے پہلے شہر کے دوسرے کونے پر واقع اس اونچی پہاڑی تک پہنچے گا وہی جیتے گا۔ تیار ہے نا ایک کمزور انسان؟ یہ کہہ کر وہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ دھوئیں میں غائب ہو گیا۔ رات کے 12 بجے شہر کی سڑکیں ویسے تو سنسان ہو جاتی ہیں، لیکن آج رات ماحول کچھ اور ہی تھا۔ میں نے اپنی رانی کا انجن چیک کیا، ٹائروں میں ہوا پوری تھی اور اس کی فرنٹ لائٹس کو اچھی طرح صاف کیا۔ نیلم میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کی ضد کر رہی تھی، لیکن میں نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا۔ تم چٹکی کے ساتھ گھر پر رہو نیلم، یہ ریس خطرناک ہو سکتی ہے اور میں تمہاری جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ لیکن وہ روحانسی ہو کر بولی، نہیں شمیر، اگر تم ہاری تو میں تمہارے ساتھ اپنی یادداشت مٹانا پسند کروں گی۔ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ میں پرستان کی راجکماری ہوں اور میں ڈرنے والی نہیں ہوں۔ اس کی ضد کے آگے مجھے ہار ماننا پڑے اور وہ میرے ساتھ
अगली सीट पर बैठ गई। चंग और पंग डर के मारे रिक्शे के पिछले हिस्से में सीट के नीचे छुप गए और चुटकी हाथ में मोबाइल पकड़े हमारे लिए रो रो कर दुआएं कर रही थी। हम मुकर्ररा वक्त पर पहुंचे तो तरम खान का आग वाला रथ हवा में 10 फीट की बुलंदी पर उड़ रहा था और वो गरूर से नीचे हमें देख रहा था। तुम्हारे पास अब भी वक्त है, मुआफी मांग लो और नीलम को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, तरम खान ने चिल्लाते हुए कहा। मैंने रिक्शा का एक्सीलेटर जोर से दबाया जिससे सिलेंसर की जबरदस्त आवाज गूंजी। ओए, लंबी लंबी छोड़ना बंद करो और रेस शुरू करो, वरना मैं अकेला ही निकल जाऊंगा। मैंने हंसते उसे जवाब दिया तो उसका चेहरा गुस्से से मजीद सुर्ख हो गया। एक जोरदार बिजली कड़की और रेस शुरू हो गई। तरम खान का रथ एक रॉकेट की तरह हवा में उड़ा और सीधा हाईवे की तरफ जाने लगा। उसकी रफ्तार वाकई बहुत तेज थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि ये पाकिस्तान का खुला आसमान नहीं बल्कि इंसानों का शहर है, जहाँ कदम पर रुकावटें हैं। मैंने रिक्शे को मेन सड़क की बजाय शहर की उन तंग पुरानी और पुरहुजूम गलियों में डाल दिया जिसका कोना कोना मुझे हिफ्स था। मैं जानता था कि अगर मैं सीधे रास्ते पर गया तो वो जादुई रथ मुझ पर बहुत आगे निकल जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्टकट्स का इस्तेमाल किया। नीलम ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और मेरे बाजू पर चिपकी हुई थी। आंखें खोलो राजकुमारी और देखो जमीन के कीड़े कैसे उड़ रहे हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और रिक्शे को एक इंतहाई तंग गली से इतनी महारत से मोड़ा कि रिक्शे का एक पहिया हवा में उड़ गया। ऊपर आसमान पर तरम खान को शदीद मुश्किलात का सामना था। वो हवा में उड़ तो रहा था लेकिन शहर की बेहंगम तारों, केबल नेटवर्क्स और बिजली के खंभों का जाल उसे बार बार उलझा रहा था। अचानक एक जोरदार आवाज आई, ओए, ये क्या मुसीबत है, ये काले रंग के धागे कहाँ से आ गए? तरम खान की बौखलाई हुई आवाज ऊपर से आई। मैंने खिड़की से सर निकाल कर ऊपर देखा। वो बिजली की दर्जनों तारों में उलझ गया था और उसके गोरे चिंगार रहे थे। ध्यान से तरम खान, ये वापटा की तारें हैं, तुम्हारा सारा जादू करंट लगकर यही फेल हो जाएगा। मैंने जोर से कहका लगाते उसे छेड़ा। नीलम ने भी जब उसे तारों में फंसा देखा तो उसके चेहरे पर पहली बार सुकून की मुस्कुराहट आई और वो हैरत से मेरी ड्राइविंग देखने लगी। तुम बहुत चालाक हो शुमेर, लेकिन तुम मुझसे जीत नहीं सकते। तरम खान ने गुस्से से चीखते हुए अपने रथ से आग के गोले नीचे फेंकने शुरू कर दिए ताकि मेरा रास्ता रोक सके। एक आग का गोला बिल्कुल रिक्शे के आगे आकर गिरा, लेकिन मैंने हैंडल को इतनी तेजी से घुमाया कि रानी एक जबरदस्त ड्रिफ्ट मारती हुई दूसरी गली में घुस गई। पीछे सीट के नीचे से चंग और पंख की चीखें आ रही थी। वो हर झटके के साथ एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। बचाओ बचाओ, ये जमीनी सफर तो तूफान से भी ज्यादा खतरनाक है, हम तो मर गए। पोंग रोते हुए चिल्ला रहा था और मैं हंसकर पागल हो रही थी। नीलम भी अब डरने की बजाय उस सनसनीखेज रेस को एंजॉय करने लगी थी। तुम तो सचमुच किसी जादूगर से कम नहीं हो शुमेर, तुम्हारे हाथ कितनी तेजी से चलते हैं। नीलम ने हैरत से मेरे हाथों को देखते हुए कहा, जो कि मुसलसल गियर, क्रिच और हैंडल पर हरकत कर रहे थे। ये जादू नहीं नीलम, ये मेहनत की कमाई का कमाल है जो इंसान को हर मुश्किल से लड़ना सिखाता है। मैंने जवाब दिया और रिक्शे को शहर के सबसे मसरूफ और रिश वाले इलाके की तरफ मोड़ दिया। तरम खान अब तारों से निकलकर दोबारा हमारे सुरों पर पहुंच चुका था और इसकी रफ्तार पहले से भी ज्यादा तेज थी। अब तुम नहीं बचोगे शुमेर, पहाड़ी बस करीब ही है और मेरा रथ तुमसे पहले वहां पहुंच जाएगा। तरम खान पूरे गुरूर से चिल्लाते आगे बढ़ने लगा। मैंने 11 सांस ली और रिक्शे का एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। अब मेरा असल इम्तिहान था, क्योंकि मुझे मालूम था कि आगे मेन चौराहे पर शहर का सबसे बड़ा और चमकदार इश्तेहारी बोर्ड लगा है और मुझे तरम खान को वहीं उलझाना था। मैंने रिक्शे की रफ्तार इतनी तेज कर दी कि उसका पुर्जा पुर्जा शोर मचाने लगा। मैं बिल्कुल तरम खान के रथ के नीचे मुतवासी रफ्तार में चल रहा था। ओए तरम खान, जरा नीचे देख, कहीं तुम्हारे रथ का पहिया तो नहीं निकल गया? मैंने जोर से चिल्लाया ताकि उसकी तवज्जो भटके। उसे बौखलाकर नीचे मेरी तरफ देखा और उसी लम्हे मेन चौराहा आ गया। सामने एक 50 फीट लंबा और इंतहाई रोशन इश्तेहार बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर एक बहुत बड़े मसालेदार बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक की तस्वीर बनी हुई थी और इस पर दर्जनों तेज फ्लैश लाइट्स भी पड़ी हुई थी। तरन खान जो कि नीचे देख रहा था, जब उसने सर उठाया तो तेज रोशनी सीधी उसकी आंखों में पड़ी। उसकी आंखें चंदिया गई और उसके जादुई घोड़े उस बड़ी सी बिरयानी की तस्वीर को कोई खतरनाक मॉन्स्टर समझकर बुरी तरह से बुदक गए। ये क्या आफत है, बचाओ मुझे! तरम खान की खौफनाक चीख गूंजी। उसका रथ बेकाबू होकर सीधा उस इश्तेहारी बोर्ड के बीचों बीच जा टकराया।
ایک زوردار دھماکہ ہوا، تاریں ٹوٹی، شیشے بکھرے اور ترم خان اپنے رتھ سمیت اس بریانی کے بورڈ میں بری طرح سے پھنس کر لٹک گیا۔ اس کی جادوئی گھوڑے بورڈ کی تاروں میں الجھ کر غائب ہو گئی اور وہ خود الٹا لٹک کر چیخیں مار رہا تھا۔ میں نے بریک پر پاؤں رکھا اور رکشہ ایک زبردست کٹ مارتا فلش لائٹ یعنی کہ پہاڑی کے بالکل نیچے آ کر رک گیا۔ میری سانسیں تیز چل رہی تھی اور پورا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا، لیکن میرے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ بھی تھی۔ ہم جیت کے نیلم، ہم انسان جیت گئے۔ میں نے نیلم کی طرف مڑ کر دیکھا تو وہ بے ساختہ روتے ہوئے میرے گلے لگے۔ یہ صرف ایک ریس کی جیت نہیں تھی بلکہ زمین اور انسان کی جیت تھی۔ اوپر بورڈ میں پھنسا ترم خان اب غصے، ذلت اور شرمندگی سے چیخ رہا تھا، تم نے دھوکہ کیا میرے ساتھ اے مکار انسان، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ترم خان نے تاروں میں لٹکتے ہوئے دھمکی دی۔ میں رکشے سے باہر نکلا اور مسکراتے اوپر دیکھا۔ دھوکہ نہیں کیا مسٹر جن، میں نے دماغ استعمال کیا ہے جو تم جیسی متکبر مخلوق کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب باقاعدہ اپنا وعدہ پورا یاد کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں ابھی پولیس کو کال کرتا کہ ایک چور بریانی کا بورڈ چرانے آیا ہے۔ میری بات سن کر ترم خان ذلت کے مارے سرخ ہو گیا اور اگلی لمحے ایک کالی آندھی چلی اور وہ وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ رات کی اس پہر پہاڑی کے نیچے بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ نیلم رکشے سے باہر نکلی اور اس نے ایک طویل سانس خارج کی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور فیصلہ کن تاثر تھا۔ شمیر، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اب کبھی پاکستان واپس نہیں جاؤں گی۔ اس کے اس جملے نے مجھے حیران کر دیا۔ میں اس کے قریب جا کر پوچھا، لیکن نیلم، تم وہاں کی راجکماری ہو، تمہارے پاس جادو ہے، بے پناہ دولت ہے، تم اس غریب اور مٹی سے بنے انسان کے ساتھ اس دھول بھری زمین پر کیسے رہو گی؟ نیلم نے انتہائی پیار اور عقیدت سے میری آنکھوں میں دیکھا۔ پاکستان کی وہ بورنگ اور پرتعش زندگی ایک قید ہے شمیر، وہاں جادو تو ہے لیکن محبت نہیں ہے، وہاں اصول تو ہے لیکن احساس نہیں ہے۔ مجھے تمہارے اس چھوٹے سے گھر میں، تمہاری بہن کی نوک جھوک میں اور تمہاری ان محبت سے چلنے والے رکشے میں جو زندگی اور گرم جوشی ملی ہے وہ دنیا کی کسی بادشاہیت میں نہیں تھی۔ میں نے اپنے جادو اور اپنی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا اور اب میں کوئی پری یا راجکماری نہیں بلکہ صرف ایک عام سی لڑکی جو تمہارے ساتھ روٹی بنانا سیکھنا چاہتی ہے، چاہے وہ اڑ کر تمہارے منہ سے ہی کیوں نہ لگے۔ اس کی اس بات پر ہم دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے تھے اور مجھے لگا تھا جیسے میں نے اپنی پوری کائنات کی دولت وہیں پر جیت لی۔ چند مہینوں بعد کا منظر کچھ ایسا تھا کہ شام کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور میں شہر کی سب سے مشہور سڑک پر اپنی رانی یعنی کہ رکشہ چلا رہا تھا۔ پیچھے سواری والی سیٹ پر چنگ اور پنگ بیٹھے انتہائی مزے سے کلفی کھا رہے تھے اور وہ بلیوں سے اتنا نہیں ڈرتے تھے۔ وہ اگلی سیٹ پر میرے بالکل ساتھ نیلم بیٹھی تھی، اس نے اب چمکدار اور جادوئی کپڑوں کی جگہ ایک خوبصورت اور سادہ سا زمینی سوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ اب کوئی پری نہیں بلکہ میری بیوی اور ایک عام سی لڑکی لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا جس میں گرما گرم اور مسالے دار پکوڑے تھے۔ لو شمیر، کھا لو اور ذرا دھیان سے ڈرائیو کرو۔ اس نے ایک پکوڑا میرے منہ میں ڈالا اور خود بھی کھا لیا۔ جیسے جیسے اس نے پکوڑا چبایا اس کے کانوں سے اب شعلے تو نہیں نکلے لیکن مرچوں کی شدت سے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور وہ ہائے ہائے کرنے لگے۔ میں زوردار کہکا لگایا اور رکشے کا ساؤنڈ سسٹم فل کر دیا۔ زندگی کتنی خوبصورت ہو گئی ہے نا، یہ مجھے اس پری نے سکھایا تھا جو آسمان سے گری پکوڑوں پر تھی لیکن اب سیدھا میرے دل پر راج کر رہی تھی۔ اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کے دل میں خوف اور تجسس پیدا کیا ہے تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور اگلی ویڈیو آنے تک ہمارے چینل کہانی سینٹر پلس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلا نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ اور اچھی اچھی کہانیوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔